उत्तराखंड में सरकार गठन 23 मार्च को हो गया था। 23 मार्च को पुष्कर सिंह धामी ने सीएम पद की शपथ ले ली थी, तो वहीं 8 मंत्रियों ने भी शपथ ली थी, पर अब तक इन मंत्रियों को उनके विभाग नहीं मिले हैं। बिल्कुल, और धामी सरकार के मंत्रियों को उनके विभागों का लगातार इंतजार है। बताया जा रहा है कि विधानसभा सत्र के बाद पोर्टफोलियो बढ़ सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर मंत्रियों को उनके विभाग बांटने में इतनी देरी क्यों हो रही है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री को शपथ लिए काफी समय हो चुका है। 23 मार्च को पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ 8 मंत्री शपथ ले चुके हैं। इसके साथ साथ कैबिनेट की एक बैठक भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया है। अब सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर विभाग बंटवारे में देरी क्यों हो रही है। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की 23 मार्च को उत्तराखंड में नई सरकार का शपथ ग्रहण हो चुका है, लेकिन अभी तक मंत्रियों को उनके विभाग नहीं दिए गए हैं। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद भी मंत्री अभी खाली है। धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री की शपथ लेने वाले मंत्रियों का कहना है उनको जो भी जिम्मेदारी मिलेगी वो उसे बखूबी निभाएंगे। मैं मानती हूँ कि ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और बहुत जल्द इस संदर्भ में भी मैं समझती हूँ कि निर्णय हो जाएगा और हम सब लोग अपने अपने विभागों के हिसाब से काम करना प्रारंभ कर देंगे। मुझे उम्मीद है सभी चीज़ें प्रक्रिया के अंतर्गत हैं। विधानसभा सत्र है तो अब विलंब नहीं होगा। और जहाँ तक चॉइस का सवाल है, मुझे जो भी दायित्व, जो भी विभाग माननीय मुख्यमंत्री देंगे, मैं उसको निष्ठा और ईमानदारी से सुलभता से अच्छे रूप में चलाने का प्रयास करूंगा। हालांकि कांग्रेस ने इसे लेकर भाजपा सरकार पर सियासी तीर दागने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस का कहना है कई मंत्रियों की बड़े विभागों पर नजर है, जिस वजह से विभागों के बंटवारे में देरी हो रही है। जो सीनियर मंत्री है उनमें आपस में पदों को लेकर बहुत बड़ी राड़ है और वो चाह रहे हैं, दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा पद मिले। अच्छा, अब ऊर्जा का सवाल है, पीडब्ल्यूडी का सवाल है, और भी कई ऐसे विभाग है जिन पर जो है मंत्रियों की नज़र है, तो उसी पर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। इसलिए 4 दिन होकर मुझे नहीं लगता भी 1-2 दिन और कुछ होने वाला है। हालांकि सीएम कह रहे हैं विभागों का बंटवारा बहुत जल्द हो जाएगा। पोर्टफोलियो बहुत जल्दी बढ़ जाएंगे। 23 मार्च को पुष्कर सिंह धामी ने सीएम पद की शपथ ली। उनके साथ उनकी टीम के 8 मंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई। कई दिन हो चुके हैं, मगर मंत्रियों के विभागों को लेकर कोई सुगबुगाहट नहीं है। माना जा रहा है जिन पुराने मंत्रियों को रिपीट किया गया है, उनके पास पूर्व में रहे विभागों की जिम्मेदारी दी जा सकती है। वहीं धामी सरकार में शामिल हुए 3 नए मंत्रियों को कौन से विभाग मिलेंगे, इसको लेकर चर्चाएं चल रही है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं हमारे संवाददाता पंकज राणा से, देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, बताएं कि 5 दिन हो चुके हैं शपथ लिए, इसके बावजूद भी विभागों का बंटवारा ना होना, किस तरह से देखा जाए इसे? देखिए, कहीं ना कहीं इसे इस रूप में भी देखा जा रहा है कि आपसी समन्वय नहीं बन पा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में 25 तारीख को वहां गए थे और संभवतः आज भी वो गोवा जाने वाले हैं। तो उनका बाहर होना भी एक वजह माना जा रहा है कि वो बाहर हैं, इस वजह से मंत्रियों के विभागों में बंटवारा नहीं हो पाया। लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा वक्त हो गया है, 5 दिन हो गए हैं और मंत्री भी अपने कामकाज पर पूरी तरह से अभी लौट नहीं पाए हैं, विभाग नहीं मिले हैं, तो वो अपना काम भी आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। इस लिहाज से माना जा रहा है कि आज शाम तक मंत्रियों के विभागों में बंटवारा किया जा सकता है, क्योंकि कल से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और सत्र शुरू होने से पहले सभी मंत्रियों को विभाग दिए जा सकते हैं। लेकिन इसमें अभी क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि कुछ मंत्री ऐसे हैं जो अपना मनपसंद विभाग लेना चाहते हैं और जो प्रमुख विभाग हैं, चाहे हम पीडब्ल्यूडी की बात करें, कार्मिक की बात करें, ऊर्जा की बात करें, गोपन की बात करें और माइनिंग की बात करें, तो ऐसे प्रमुख विभाग हैं जो मुख्यमंत्री अपने पास ही रखते हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने पास 40 से ज़्यादा विभाग रखे थे। तीरथ सिंह रावत ने आने के बाद कुछ विभागों में बंटवारा किया गया था और कुछ
मंत्रियों को दिए गए थे, लेकिन पुष्कर सिंह धामी ऐसे मंत्री थे, जी मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने अपने पास कुल 12 विभाग रखे थे। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए ये माना जा रहा है कि मंत्रियों की सहमति और सरकार संगठन में आपसी समन्वय के बाद सभी मंत्रियों को विभाग दिए जा सकते हैं। और संभवतः ऐसा लग रहा है, आज ये भी संभावना है कि आज शाम तक सभी मंत्रियों को विभाग दिए जा सकते हैं। लेकिन इसमें क्योंकि देखिए सत्र शुरू हो रहा है और सत्र शुरू होने से पहले सभी मंत्रियों को विभाग दिए जाते हैं, तो जो भी सवाल विधानसभा सत्र में आएंगे तो वो मंत्री को देने होंगे। लेकिन क्योंकि पहला विधानसभा सत्र है और पहले विधानसभा सत्र में इस तरह से कोई अभी संभावना नहीं जता रही है कि विधायकों ने अपने क्षेत्र के बहुत ज़्यादा प्रश्न लगाए होंगे, तो ऐसे में सरकार ये चाह रही है, मुख्यमंत्री भी ये चाह रहे हैं, संगठन भी ये चाह रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व की हामी के बाद ही मंत्रियों को विभाग दिए जाएं, ताकि आने वाले दिनों में जब मंत्री अपने कामकाज पे लौट जाएं तो किसी तरह की दिक्कत ना हो। विभागों का बंटवारा हो और केंद्रीय नेतृत्व के साथ साथ जो मंत्री बने हैं उनकी सहमति भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कि बाद में कोई कलेश ना हो। शुक्रिया पंकज आपका जानकारी के लिए। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां विधान परिषद चुनाव में मैदान छोड़ने वालों पर सपा सख्त हो गई है। मिर्जापुर सोनभद्र से उम्मीदवार रहे रमेश सिंह निष्कासित किए गए हैं। रमेश सिंह के सहयोगी सुनील यादव को भी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। पार्टी के 6 उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस लिए थे। जल्द ही बाकियों पर भी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। सपा ने विधान परिषद की 36 सीट में से 34 पर उम्मीदवार उतारे थे और 2 सीटों पर रालोद चुनाव लड़ रही थी। सपा शासन में हुए चुनाव को लेकर जहां अब बता दें कि फिलहाल ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि 2 सीटों पर रालोद चुनाव लड़ रही है और फिलहाल जिन्होंने मैदान छोड़ा उन पर सपा कार्रवाई कर रही है। और शैलेश अरोड़ा हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी देंगे। शैलेश, किस तरह से इस कार्रवाई को देखा जा रहा है और कौन कौन अभी शामिल है जिन पर ये गाज गिरने वाली है? देखिए, कुल 6 लोग हैं जिन्होंने इस बार अपनी उम्मीदवारी से नाम वापस ले लिया था और इसकी वजह से समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका भी लगा है, क्योंकि जब सपा के शासनकाल में ये चुनाव हुए तो उस समय 36 में 33 सीटें सपा के पास थी। इसके बाद आप देखिए विधानसभा चुनाव के पहले जब दल बदल चालू हुआ, एक दूसरे के खेमे में सेंधमारी शुरू हुई, तो 7 लोगों ने सपा को छोड़ दिया। जो 7 MLC थे उन्होंने सपा को छोड़ दिया। इसके बाद में जो बचे हुए थे इनमें से भी 25 लोग ऐसे रहे जिन लोगों ने अपने आगे चुनाव लड़ने की तैयारी की। 15 उसके बाद जो बाकी लोग चुनाव लड़ रहे थे तो पार्टी ने नए चेहरों को, उसके बाद नए लोगों को मैदान में उतारा, सिर्फ क्योंकि जिन 33 सीटों की हमने बात की उनमें से 11 ऐसे थे जो दोबारा मैदान में उतरने के लिए तैयार हुए थे, उन्होंने ऐलान किया था। इसके बाद जब प्रत्याशियों को उतारा गया तो जैसे अभी देखिए रमेश सिंह का नाम बताया, इसके बाद दूसरा एक नाम की हम बात करते हैं तो मेरठ की सीट जैसे रालोद के खाते में गई, बुलंदशहर की रालोद के खाते में गई, तो बुलंदशहर से रालोद ने सुनीता शर्मा को उम्मीदवार बनाया। सुनीता शर्मा पहले सपा से ब्लॉक प्रमुख रही हैं, उन्होंने नामांकन भी किया गाजे बाजे के साथ, लेकिन बाद में सुनीता ने नाम वापस ले लिया। इसी तरह से कई और नाम थे जिन्होंने अपना नाम वापस ले लिया, तो समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है, इसीलिए कार्रवाई जो है वो शुरू की गई है। इसके अलावा आप देखिए तो कई ऐसे उम्मीदवार रहे जिनके पर्चे खारिज हो गए, चाहे वो बात की जाए जो उदयवीर सिंह की, जो पहले सपा से MLC रहे तो उनका पर्चा देखिए खारिज हो गया, लखीमपुर खीरी में इसी तरह से हुआ, अलीगढ़ में इस तरह से हुआ। तो समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ही विषम परिस्थिति है और ऐसे में जो एक विधान परिषद में बहुमत की बात करें तो वो भी भाजपा की बनती हुई दिख रही, क्योंकि कई सीटों पर भाजपा पहले ही निर्विरोध जीत चुकी है। तो यही वजह है कि समाजवादी पार्टी ने कड़ा रुख बिल्कुल ये बड़ी कार्रवाई की है। शैलेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 मार्च से उत्तराखंड विधानसभा के सत्र की भी शुरुआत होने जा रही है, मगर कांग्रेस ना अभी तक नेता प्रतिपक्ष तय कर पाई है और ना ही प्रदेश अध्यक्ष। और वहीं सत्र की शुरुआत होने में समय भी अब कम रह गया है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि कांग्रेस आखिरकार देरी क्यों कर रही है। 29 मार्च से विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है, मगर अभी तक कांग्रेस ये तय नहीं कर पाई है कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। सियासी गलियारों में सवाल ये है कि क्या प्रीतम सिंह के अनुभव को देखते हुए उन्हें ही नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा या फिर किसी दूसरे नेता को ये जिम्मेदारी दी जाएगी। उत्तराखंड में महज 19 सीटों पर सिमटकर आई कांग्रेस के अंदर नेता प्रतिपक्ष को लेकर अभी भी पशुपेश की स्थिति देखी जा रही है, जबकि उत्तराखंड में 29 तारीख से विधानसभा का सत्र होना है। अभी पार्टी का कहना है कि जल्द ही विधायकों की बैठक बुलाई जाएगी जिसमें नेता सदन चुना जाएगा। हालांकि नेता सदन को लेकर अंतिम मुहर हाईकमान को ही लगानी है। नेता प्रतिपक्ष की रेस में फिलहाल 2 नाम सबसे आगे हैं। प्रीतम सिंह और यशपाल आर्य में से किसी एक नेता को ये जिम्मेदारी मिल सकती है।
कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी सस्पेंस बना हुआ है। अटकलें हैं कि गणेश घोटियाल को बहुत कम समय मिला, ऐसे में उनको दोबारा रिपीट किया जा सकता है। इसके साथ ही खटीमा से विधायक भुवन कापड़ी, अल्मोड़ा से विधायक मनोज तिवारी, पूर्व मंत्री प्रसाद नैथानी के नाम भी प्रदेश अध्यक्ष की रेस में है। मैं समझता हूँ कि जल्दी ही अपनी रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को देंगे, पार्टी हाईकमान को देंगे और जल्दी ही नए अध्यक्ष का भी और नए नेता प्रतिपक्ष का भी फैसला आपके सामने आएगा। केंद्रीय नेतृत्व ने तय करना है, पार्टी हाईकमान ने तय करना है और ये फैसला जल्दी हो जाना चाहिए। पार्टी हाईकमान पर निर्भर करता है कि फैसला कब होगा। विधानसभा सत्र में समय कम बचा है। माना जा रहा है कि अगर नेता प्रतिपक्ष तय नहीं हुआ तो कांग्रेस किसी अनुभवी विधायक को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दे सकती है। पार्टी सूत्रों की माने तो विधानसभा सत्र तक भी नेता प्रतिपक्ष के तय होने के आसार फिलहाल नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि पार्टी किसी अनुभवी विधायक को नेता सदन की जिम्मेदारी दे सकती है। मजबूत विपक्ष की भूमिका का दावा करने वाली कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष का चयन कब तक कर पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी सोहन परमार के साथ रवि कैंत्रा, एबीपी गंगा, देहरादून। और चलिए गुंजन, अब सियासत के बाद बात शिक्षा की कर लेते हैं, जहां उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं। शनिवार को परीक्षा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों से 100 गज की दूरी पर धारा 144 लागू कर दी। बिल्कुल, शिक्षा विभाग को परीक्षा के दौरान सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग का आश्वासन भी प्रशासन की तरफ से मिला है। परीक्षा के लिए 1333 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें इस साल 21 नए परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जबकि नकल रोकने के लिए राज्य, मंडल और जिला स्तर पर फ्लाइंग स्क्वाड भी बनाए गए हैं। वहीं इस बार 191 परीक्षा केंद्र संवेदनशील हैं, 18 अति संवेदनशील केंद्र घोषित किए गए हैं। इस बार हाई स्कूल में 1,29,785 स्टूडेंट रजिस्टर्ड हैं, जबकि 12th में 1,13,170 स्टूडेंट पंजीकृत हैं। और चलिए ज्यादा जानकारी दे देंगे हमारे संवाददाता दानिश खान रामनगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दानिश, जिस तरह की तैयारियां थी वो शनिवार को हमने देखी, लेकिन क्या कुछ और सुनिश्चित किया गया है? कितने बजे से परीक्षा शुरू हो रही है और केंद्रों पर कैसी व्यवस्था है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, आज पहला पेपर है जिसके लिए तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। मैं इस वक्त एक स्कूल के अंदर मौजूद हूं, जहां पर सुबह 8 बजे से पहला पेपर शुरू होगा। इसके बाद दूसरा पेपर दोपहर 1 बजे के बाद शुरू होगा, जिसके लिए तमाम तैयारियां प्रशासन ने पूरी कर ली हैं। पुलिस की व्यवस्था यहां पर लगाई गई है। स्कूलों के आसपास धारा 144 लागू की गई है। किसी भी अप्रिय घटना ना घटे और किसी प्रकार की कोई नकल ना हो, इसको लेकर के तमाम तरह से शिक्षक सचेत हैं और पूरी तरह से यहाँ पर अपने मुस्तैदी से लगे हुए हैं। अगर बात करें छात्रों की, तो छात्र भी काफ़ी उत्साहित हैं, क्योंकि पिछली बार आपने देखा 2 साल से लॉकडाउन था, बच्चों ने पेपर बामुश्किल तमाम दिए। इस बार बच्चों को अच्छी उम्मीद है कि उन्होंने पढ़ाई की है और इस बार पेपर अच्छा आएगा और वो अच्छे नंबरों से पास होने वाले हैं। जी ठीक है, बिल्कुल दानिश, क्योंकि 8 बजे से परीक्षा शुरू हो जाएगी हाई स्कूल की, ऐसे में तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई होंगी और अब तो छात्रों का जाना भी शुरू हो गया होगा। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और अब वो खबर जो पूरे देश के लोगों के लिए खुशखबरी लेकर आई है। अमरनाथ यात्रा इस बार हरी झंडी अमरनाथ यात्रा को मिल गई है। कोरोना महामारी की वजह से पिछले 2 साल से अमरनाथ यात्रा बंद रही और इस साल फिर से शुरू हो रही है। बिल्कुल, और अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने 30 जून से यात्रा शुरू करने का फैसला लिया है, जबकि इस साल अमरनाथ यात्रा 43 दिनों तक चलेगी। रक्षाबंधन के दिन अमरनाथ यात्रा का समापन होगा। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन करना होगा। बिल्कुल, इस यात्रा के लिए अगले महीने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा। कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से अमरनाथ यात्रा बंद रही। अब कोरोना महामारी के केस काफी कम होने के बाद लोग इस यात्रा के लिए फिर से शुरू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।